नमस्कार। आज हम सफर पर चलेंगे विंध्य पर्वतमाला के बीचों बीच और जानेंगे कहानी एक ऐसी रियासत की जिसने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। चलिए शुरू करते हैं बघेली रियासत के इस दिलचस्प इतिहास को। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस हकीकत का बयान है कि कैसे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच इस रियासत ने अपनी तकदीर खुद गढ़ी। मगर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि विंध्य की इस रियासत की जड़ें भला गुजरात में कैसे हो सकती हैं? यही सवाल इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है गुजरात के अनहिलवाड़ से, जहां चालुक्य राजा कुमारपाल का राज था। उन्होंने अपने चचेरे भाई अर्णोराज को जागीर में गांव दिया, जिसका नाम था भगेलवाड़ी। अब देखिए, यहां इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। कुछ का मानना है कि भगेल नाम इसी भगेलवाड़ी गांव से आया। वहीं दूसरे कहते हैं कि ये नाम अर्णोराज के बेटे व्याघ्रदेव के नाम से जुड़ा है, क्योंकि व्याघ्र का मतलब भी तो बाघ ही होता है। खैर, वजह जो भी हो, एक बात तो पक्की है, इस वंश की जड़ें गुजरात में ही थीं। कहते हैं ना, कभी कभी एक मुलाकात इतिहास बदल देती है। ठीक वैसा ही हुआ। व्याघ्रदेव अपने पोतों के साथ कालिंजर के भर राजा से मिलने पहुंचे और किस्मत देखिए, ठीक उसी वक्त उन पर लोधी शासकों ने हमला कर दिया। बघेलों के लिए यह अपनी बहादुरी दिखाने का एक सुनहरा मौका था। उन्होंने भर राजा की मदद की, लड़ाई जीती और इनाम में मिला गहोरा का इलाका। और बस इसी एक घटना से साल 1236 में मध्य भारत में बघेल वंश की नींव पड़ गई। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां बघेल शासकों को तुगलक और मुगलों जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों के बीच अपनी जगह बनानी थी। ये दौर था तलवार से ज्यादा कूटनीति और समझदारी का। वीर सिंह बघेल एक माहिर खिलाड़ी थे। वो जानते थे कि सियासत में कोई हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता। देखिए कैसे। पहले उन्होंने गोंड राजा संग्राम शाह की मदद की, फिर खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ राणा सांगा का साथ दिया। लेकिन जैसे ही पासा पलटा और बाबर जीत गया, उन्होंने फौरन अपनी रणनीति बदली और अपने राज को बचाने के लिए बाबर से ही हाथ मिला लिया। यही तो थी उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता। मदद करने की ये जो परंपरा थी, वो वीर भानु बघेल के समय एक ऐतिहासिक मोड़ ले आई। जब हुमायूं चौसा की लड़ाई हारकर भाग रहा था, तो वीर भानु ने उसे पनाह दी। ये एक बहुत ही दिलेर लेकिन उतना ही खतरनाक कदम था। इससे शेरशाह सूरी आग बबूला हो गया और उसने वीर भानु का पीछा करते करते कालिंजर के किले को घेर लिया। और यहीं इसी घेराबंदी के दौरान एक धमाके में शेरशाह की मौत हो गई। जरा सोचिए, एक मदद ने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शासकों में से एक का अंत कर दिया। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। यहां से एमपीपीएससी में सीधा सवाल बनता है। बघेली रियासत की 3 राजधानियां थीं और हर बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह थी। तो इस सफर को समझते हैं। पहली राजधानी थी गहोरा, लेकिन जब मुगलों के हमले बढ़ने लगे तो सुरक्षा सबसे जरूरी हो गई। इसलिए राजा रामचंद्र राजधानी को ज्यादा सुरक्षित और घने जंगलों वाले बांधवगढ़ ले गए। पर मुगलों का दबाव कम नहीं हुआ। आखिरकार जब जहांगीर ने बांधवगढ़ पर भी कब्जा कर लिया, तो विक्रमाजीत सिंह को राजधानी रीवा बनानी पड़ी। तो क्रम क्या बना? गहोरा, फिर बांधवगढ़ और फिर रीवा। ये क्रम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। राजा रामचंद्र का दरबार सिर्फ एक राज दरबार नहीं, कला का मंदिर था। और इस मंदिर के सबसे बड़े देवता थे संगीत सम्राट तानसेन। लेकिन उनकी शोहरत दिल्ली में बादशाह अकबर तक जा पहुंची। अब अकबर का बुलावा एक सम्मान भी था और एक हुक्म भी। राजा रामचंद्र के लिए ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, अपने सबसे बड़े कलाकार को जाने दें या मुगल सल्तनत से दुश्मनी मोल लें। आखिरकार भारी मन से उन्हें तानसेन को दिल्ली भेजना ही पड़ा। अब हम उस दौर में आ गए हैं जब रियासत पर अंग्रेजों का असर बढ़ने लगा। ये दौर था संधियों का और बड़े सामाजिक प्रशासनिक सुधारों का। 19वीं सदी की शुरुआत में पिंडारियों का आतंक बहुत बढ़ गया था। अपनी रियासत को इनसे बचाने के लिए राजा जयसिंह ने 1812 में अंग्रेजों के साथ बांदा की संधि साइन की। इस संधि ने बघेली रियासत को सुरक्षा तो दी, लेकिन जैसा कि उस दौर में अक्सर होता था, ये सुरक्षा एक कीमत पर आई। इसने रियासत में ब्रिटिश दखल का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। ये साल 1857 भारतीय इतिहास का एक मील का पत्थर है। तो सवाल ये है कि इस महान विद्रोह के वक्त बघेल रियासत की गद्दी पर कौन था? ये एक और बहुत जरूरी फैक्ट है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय रीवा के शासक थे महाराजा रघुराज सिंह। उन्होंने इस मुश्किल दौर में
अंग्रेजों का साथ दिया था। रघुराज सिंह के जो दीवान थे सर दिनकर राव, वो एक जबरदस्त सुधारक थे। उन्होंने राज्य की मुश्किलों को एक एक करके सुलझाया। एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए रीवा को 7 तहसीलों में बांट दिया। न्याय सबके लिए हो, इसके लिए अदालतों का नेटवर्क फैलाया। और सबसे बड़ा काम, किसानों को बिचौलियों के चंगुल से बचाने के लिए रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया। उनके सुधारों ने राज्य को एक तरह से मॉडर्न बना दिया। अब बात करते हैं एक ऐसे शासक की जिन्हें सही मायनों में बघेली रियासत का आधुनिकतावादी या मॉडर्नाइजर कहा जाता है, महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह जानते थे कि असली तरक्की शिक्षा से ही आएगी। उन्होंने क्या किया? एग्जाम सेंटर को इलाहाबाद से सतना ले आए ताकि छात्रों को आसानी हो। 1934 में रीवा एजुकेशन बोर्ड बनाया और सबसे बड़ी बात, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की। मतलब उन्होंने शिक्षा को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया। लेकिन उनके जो सामाजिक सुधार थे वो तो जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। सोचिए, उन्होंने बाल विवाह और छुआछूत जैसी सदियों पुरानी कुरीतियों पर पाबंदी लगा दी, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाया और समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने सही मायनों में एक बराबरी वाले समाज की नींव रखी। और अब हम बघेली रियासत की कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, आजाद भारत में इसका विलय और एक नए युग की शुरुआत। अब हम कहानी के आखिरी शासक महाराजा मार्तंड सिंह तक पहुंचते हैं। भारत आज़ाद हो रहा था और रियासतों के सामने भविष्य का सवाल था। इस नाजुक वक्त में उन्होंने देश के साथ एक होने का रास्ता चुना। उन्होंने 38 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनवाया और वे इसके पहले और आखिरी राज प्रमुख बने। और आखिरकार 1 नवंबर 1956, वो तारीख जब मध्य प्रदेश राज्य बना तो विंध्य प्रदेश का भी उसमें विलय हो गया। और इसी के साथ बघेल रियासत का गौरवशाली इतिहास आधुनिक भारत के नक्शे का एक अटूट हिस्सा बन गया। तो गुजरात के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ ये सफर जो विंध्य के पहाड़ों तक फैला, हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि कैसे सही वक्त पर की गई मदद, दूर की सोच रखने वाली कूटनीति और वक्त के साथ बदलने की काबिलियत इतिहास का रुख मोड़ सकती है। सोचने वाली बात है ना?